बॉलीवुड तहस नहस के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई साहब, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। अगर आप घंटी दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जब आप नया वीडियो देखोगे तो आप मोर की तरह नाचने लगोगे भाई साहब, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इन दिनों अजय देवगन की एक फिल्म की शूटिंग चालू है फिल्म सिटी में। इस फिल्म का नाम है रेंजर्स, और जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अजय देवगन इस फिल्म में शेरों के साथ लड़ रहा है। इस फिल्म का प्रोड्यूसर है लव रंजन, जो एक से एक वाहियात फिल्में बनाया करता है। लव की पिछली 5 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। कहने का मतलब यह है कि लव रंजन को घंटा पता नहीं है फिल्म बनाने के बारे में, और फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है जगन शक्ति। लेकिन कमाल यह है कि इस फिल्म का बजट है 200 करोड़ रुपए, सीओपी 200 CR है भाई साहब, प्लस पीएनए, यानी कि लैंडिंग कॉस्ट होगी 225 CR की। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि अजय देवगन की फिल्म की इतनी रिकवरी कैसे हो पाएगी। भले ही लव की पिछली 5 फिल्में डिसास्टर हो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को जीनियस तो मानेगा, बॉलीवुड का बंदा है। तो लव का ऐसा मानना है कि अजय देवगन की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है कि जब यह फिल्म रिलीज होगी तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपना घर बार मकान दुकान बेचकर इस फिल्म को देखने जाएगा। और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस होगा मिनिमम 200 CR इंडिया में 200 CR, और ओवरसीज में होगा 50 CR। ऐसा लवरंजन का मानना है, क्योंकि लवरंजन तो जीनियस आदमी है। यह अलग बात है कि जो वो सोच रहा है उसके कहीं आसपास भी कुछ होने वाला नहीं है। इस फिल्म का बिजनेस 100 करोड़ के ऊपर हो ही नहीं सकता। और एक बात और भी आप जान लीजिए, लव रंजन का ऐसा मानना है कि जब यह फिल्म 200 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी इंडिया में, तो फिर इसका पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 बनेगा, पार्ट 4 बनेगा। यानी कि लव रंजन जिंदगी भर इसी फिल्म को बना बनाकर पैसे कमाता रहेगा। सही जा रहे हो लव भाई, सही पेल रहे हो आप। देखो लव रंजन साहब, मैं आपको बता देता हूं कि आपको स्क्रिप्ट का एस भी नहीं आता, आपको फिल्म बनाने के बारे में घंटा भी पता नहीं है, जबकि तुम्हारी पिछली 5 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। तो तुम्हें तो खुद ही ये मान लेना चाहिए कि तुम बहुत बड़े वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है फिल्म बनाने के बारे में। तो जो कुछ भी सपने आप इस फिल्म के बिजनेस को लेकर देख रहे हो, वो सपने हैं शेख चिल्ली के, रियलिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो। रिलायंस एंटरटेनमेंट जल्दी ही 2 फिल्में शुरू करने जा रहा है। एक फिल्म है जॉन अब्राहम के साथ, जिसका डायरेक्टर है रिबुदास गुप्ता, और दूसरी फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है विकास बहल। इस फिल्म में हीरोइन है अलीजे अग्निहोत्री, यानी कि सलमान खान की भांजी, जिसकी कभी फिल्म आई थी फर्रे। इन दोनों ही फिल्मों की पूरी शूटिंग यूके में की जाएगी, यानी कि ये दोनों ही फिल्में बन रही है सब्सिडी के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि रिलायंस इन फिल्मों के डिजिटल राइट्स भी बेच चुका है, म्यूजिक भी बेच चुका है, सैटेलाइट भी बेच चुका है, और यूके से जो कुछ सब्सिडी मिलेगी उसको मिलाकर पैसा रिकवर हो जाता है। यानी कि रिलायंस इन दोनों फिल्मों को इस तरह से बना रहा है कि अगर इन फिल्मों ने इंडिया में कुछ भी बिजनेस किया तब भी रिलायंस कुछ भी लूज करने वाला नहीं है। रिलायंस को 2 रुपए का प्रॉफिट ही होने वाला है, और मेरे ख्याल में यह तरीका बिल्कुल सही है। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है कुशन नंदी, उसने 4-5 साल पहले एक फिल्म बनाई थी हर्षवर्धन राणे के साथ। हीरोइन थी संजीदा शेख। फिल्म तो कंप्लीट होकर पड़ी हुई है, लेकिन कोई भी इस फिल्म के राइट्स किसी भी भाव में खरीदने के लिए तैयार नहीं है, कोई फ्री में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि फिल्म के कंप्लीट होने के बावजूद यह फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। थिएटर में तो रिलीज हो ही नहीं रही, ओटीटी पर भी रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि कोई ओटीटी कंपनी भी इस फिल्म को खरीदना नहीं चाहती। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कुशन नंदी ने कहा है कि भाई, जब हर्षवर्धन राणे सुपरस्टार बन चुका है, बॉलीवुड वाले उसको साइन कर रहे हैं और फिल्में उसके साथ बना रहे हैं, तो मेरी फिल्म में क्या बुराई है। मेरी फिल्म तो बिल्कुल रेडी पड़ी हुई है, मेरी फिल्म को कोई 5 करोड़ रुपए में खरीद ले और रिलीज कर ले। और मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में हर्ष मांग रहा है 10 करोड़ रुपए। कोई भी फिल्म 10 करोड़ के नीचे हर्ष साइन नहीं कर रहा है, लेकिन कुशन नंदी अपनी बनी बनाई फिल्म को 5 करोड़ में देना चाहता है, सिर्फ 5 करोड़ में। इसके बावजूद भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। कमाल ये है। तो कुशन बेचारा बहुत ज्यादा परेशान है, वो यही सवाल पूछ रहा है कि भाई मेरी फिल्म में क्या बुराई है।
जब हर्ष सुपरस्टार है तो मेरी फिल्म को कोई भी क्यों नहीं खरीदना चाहता? वजह क्या है? देखो कुशन भाई, एक कहावत है कि सामने पड़े हुए को तो शेर भी नहीं खाता। तो भाई साहब, आपकी फिल्म को कोई नहीं खरीदने वाला। अब तो आप इस फिल्म की डीवीडी बनाओ, डेली घर में देखो और डेली खुश हो जाओ कि आपने ये फिल्म बनाई थी हर्षवर्धन राणे के साथ। बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं होगा भाई। सन्नी देओल की फिल्म आ रही है बंटवारा 1947, जो इंडिया और पाकिस्तान के भाईचारे और प्यार के बारे में है। और इस फिल्म को पूरी इंडिया में प्रमोट करता घूम रहा है सन्नी देओल। जब एक मीडिया वाले ने सन्नी देओल से पूछा कि आपका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है, तो सन्नी देओल ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान में भाईचारा होना चाहिए, हम भाई ही हैं। अगर अपना भारत भारत माता है तो पाकिस्तान मौसी है। दोनों ही देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। दोनों ही देशों को एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। सन्नी का यह बयान सुनकर बहुत सारे लोग भड़क उठे हैं। उनका कहना यह है कि भाई साहब, हमने आपकी फिल्म देखी थी गदर 2 इसलिए कि आप पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान को गालियां दी थी, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करके आप वापसी आए थे। लोगों का यह भी कहना है कि हमने बॉर्डर देखी, बॉर्डर 2 देखी, वो भी इसीलिए कि आपने पाकिस्तान को गालियां दी, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। अब आप कह रहे हो कि पाकिस्तान तो हमारी मौसी है क्योंकि आपको अपनी फिल्म बंटवारा चलानी है। तो ये जो इस तरह का रंग आपने बदला है, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे लगता है कि इस बयान से फिल्म को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे ख्याल में पब्लिक में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि सन्नी देओल पब्लिक को चीट कर रहा है। यही वजह है कि बंटवारा को ओपनिंग नहीं लगनी। बंटवारा फिल्म का सुपर डुपर डिजास्टर होना तय है, गारंटी है। गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला को आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है। लेकिन अब इस लड़की ने एक ऐसा ड्रामा किया है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूं भाई साहब। ये लड़की किसी एक फंक्शन में थी और वहां किसी का एक कुत्ता भी था। वो कुत्ता कुछ खा रहा था। ये लड़की उसके पास गई, उसको गोद में उठाया और भाई साहब उसको जीभ से किस किया, उसकी जीभ को चाटा। आप अंदाजा लगा करके देखिए वो कुत्ता किसका था, कहां से आया था, वो क्या खाता है, कुछ नहीं पता। लेकिन ये लड़की उसको जीभ से किस कर रही थी, उसकी जीभ चाट रही थी। माय गॉड, मुझे इतना गंदा लगा ना भाई साहब। और ये देखकर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ऊपर वाला करे कि इस लड़की को कुछ ना हो, लेकिन भाई साहब पूरे चांसेस है कि इसको रेबीज हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि इसको अपनी इन हरकतों पर बहुत ज्यादा पछतावा होगा। लेकिन कमाल यह है कि उस वक्त ये बेचारी कुछ कर नहीं पाएगी, टाइम बाकी नहीं रहेगा। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों के पास बैठना भी गलत है। इनको तो रेबीज होगा ही, आपको भी हो सकता है। आपको अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए आप। अनिल कपूर साहब और माधुरी दीक्षित ने साथ में बहुत सारी फिल्में की। दोनों की बहुत ही कमाल की दोस्ती हुआ करती थी। पूरे बॉलीवुड को पता था कि ये दोनों उतने ही क्लोज है जितने कि हस्बैंड वाइफ हुआ करते हैं। लेकिन भाई साहब, मैं आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि वक्त किसी का नहीं है, वक्त बदलता रहता है। बॉलीवुड में ना ही कोई हमेशा के लिए दोस्त है, ना ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन है। तो अब अनिल और माधुरी के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है कि माधुरी अनिल की शक्ल देखना नहीं चाहती। आप जरा देखिए, जब ये दोनों एक ही फंक्शन में आए तो क्या हुआ। देख लिया आपने, अनिल माधुरी की तरफ देख रहा था, वो चाह रहा था कि माधुरी उसको हेलो करे, लेकिन माधुरी ने बहाना किया, अपना मुंह दूसरी तरफ किया और चुपके से आगे निकल गई। अनिल को हाय हेलो कुछ नहीं कहा। इसका वक्त यह है कि आज के वक्त में इन दोनों की बोलचाल बंद है। तो मेरी बात फिर से साबित हो गई कि भाई साहब, वक्त किसी का नहीं है, बदलता रहता है। ये तो मैं भी आपको बता चुका हूं, आप लोग देख भी चुके हैं कि राघव समय रैना के शो पर गया था। वहां समय ने राघव की खूब बेइज्जती की। एक्चुअली वो तो शो ही ऐसा है कि वहां जो भी जाता है उसकी बेइज्जती होती है। फिर भी लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन इस शो पर एक ऐसी खतरनाक बात हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। जब समय ने राघव पर इल्जाम लगाया कि वो करण जौहर का बॉयफ्रेंड है,
करण जौहर के साथ गलत काम करता है, तो राघव ने कहा कि समय भाई आपको गलतफहमी है, वो मैं नहीं हूं, वो लक्ष्य है। आपको गलतफहमी इसलिए है कि हम दोनों एक ही फिल्म में थे, लेकिन हकीकत यह है कि मैं करण जौहर का बॉयफ्रेंड नहीं हूं, लक्ष्य करण जौहर का बॉयफ्रेंड है। और जो लड़की राघव के साथ वहां बैठी हुई थी, उसने बहुत कोशिश की कि राघव कंट्रोल करे, राघव दुनिया के सामने ये कंफर्म ना करे कि हाँ लक्ष्य करण जौहर का बॉयफ्रेंड है। बट माइक ना थोड़ा यहाँ रखो पास में, ऐसे कर जैसे करण जौहर के रखते हो ना आप। भाई वो गलत समझ रहे हो, वो मैं नहीं, वो दूसरा वाला था। लेकिन जो मैं कहता हूं हमेशा ही कि भाई साहब, मुंह से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापसी नहीं आते। I love my company, bro. I love being alone. I love being with myself. तो जब राघव ने यह कह दिया था कि मैं नहीं लक्ष्य करण जौहर का बॉयफ्रेंड है, तो कह दिया था, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है। ठीक नहीं किया भाई आपने। करण ने बेचारे ने आपको पहली फिल्म दी थी और आपने उसी की पीठ में छुरा घोंप दिया। बिल्कुल गलत है, गद्दारी है ये भाई साहब। अब राज कुंद्रा ने यंग बच्चों से कहा है कि वो अपने कल्चर का सम्मान करे, वो ज्यादा मॉडर्न बनने की कोशिश ना करे। यानी कि राज कुंद्रा यंग बच्चों को ज्ञान दे रहा है। बताओ साला, क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में। ऊपर वाले ने मुझे किस गोले पे भेज दिया जहां राज जैसे लोग भी रहते हैं। बताओ, राज बच्चों को ज्ञान दे रहा है, वही राज जो जेल में तकरीबन 3-4 महीने तक रहकर आया है। और किस इल्जाम में रहकर आया है? गंदी फिल्में बनाने के इल्जाम में रहकर आया है जेल में। और वो बंदा आज यंग बच्चों को ज्ञान दे रहा है, यंग बच्चों को बता रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। भाई साहब, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। आप इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं हो कि आप किसी को ज्ञान दे सको। भाई साहब, वो कल ही शान ने एक वीडियो रिलीज किया है आपके और आपकी बीवी के बारे में। वो कह रहा है कि आप दोनों आज के वक्त के बंटी और बबली हो, आपकी ये इज्जत है सोसाइटी में, और आप यंग बच्चों को ज्ञान दे रहे हो। ना करो भाई साहब ऐसा, राज भाई ना करो ऐसा यार। बॉलीवुड की जितनी भी बुढ़ी एक्ट्रेस है, वो आज के वक्त में बहुत ज्यादा डेस्परेट है। वो ऐसा दिखाना चाह रही है कि भाई उनसे ज्यादा जवान तो कोई है ही नहीं, वो तो एकदम फिट है, वो तो बूढ़ी हुई ही नहीं। वो भले ही अमीषा पटेल हो, मलाइका अरोरा हो, शिल्पा शेट्टी हो या कोई और हो, क्योंकि ये सभी बूढ़ी हो चुकी हैं। यही वजह है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा डेस्परेट है, तो डेली कुछ ऐसे वीडियो रिलीज करती हैं जो इनको नहीं करने चाहिए। जरा आप भी देख लीजिए। अब आप मुझे बताइए, क्या बुढ़ापे में इन लोगों को ऐसा करना चाहिए? अरे भाई, कितने दिन बाकी है, सभी को ऊपर जाना है, तो अब बुढ़ापे में डेस्परेट होने से क्या हो जाएगा? और अगर आप डेली ऐसे वीडियो रिलीज करोगी तो उससे क्या हो जाएगा? जो फिल्में बनाने वाले हैं वो आपको काम दे देंगे? नहीं देंगे। आप लोग ये मान लो कि आप लोग बूढ़ी हो चुकी हो, अब आपको कोई काम मिलने वाला नहीं है। तो डेस्परेट होने से कुछ नहीं होने वाला। अपनी इज्जत को तो रखिए, अपने आप का सम्मान तो करिए। ऐसे वीडियो रिलीज करके अपने आप को खुद ही बेइज्जत मत कीजिए। दुनिया को यह मत दिखाइए कि आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। एक शो चल रहा था जिसमें गौहर खान का पति उवैस दरबार और एक्स बॉयफ्रेंड विशाल टंडन भी था। इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ चलता रहता था। बाहर मैडम बहुत खुश होती रहती थी। जब भी ये दोनों ये दिखाते थे कि भाई ये दोनों दोस्त हो गए हैं, तो गौहर बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि गौहर को ये यकीन हो जाता था कि अब तो विशाल मेरे पति का दोस्त बन गया है, तो अब तो घर आना जाना हो ही जाएगा, विशाल से मुलाकात होती ही रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं भाई साहब? लेकिन कमाल यह है कि सिर्फ गौहर ही खुश नहीं हो रही थी, गौहर का पति गौहर से भी ज्यादा खुश हो रहा था। भाई साहब, गौहर के पति ने घर में कहा कि विशाल, तेरा मेरा ऐसा रिलेशन है जो कोई और समझ ही नहीं सकता। फिर विशाल ने मजे लेते हुए सुहेल भाई से बताया कि भाई, जिस लड़की को मैं कभी प्यार किया करता था वो मेरी गर्लफ्रेंड थी तकरीबन 2 साल, उसी लड़की से इसने शादी की है, ये हम दोनों का रिश्ता है। तुम्हें आपको इसकी मेरी हिस्ट्री पता है ना? नहीं पता है। तो जो
Once I was in love with some girl, be married to that girl. But that's very sweet of you guys to be friends. और सुहेल भाई ने थोड़े और मजे लेते हुए कहा कि यार कमाल है, फिर भी आप दोनों का इतना बढ़िया रिश्ता है, मैं तो देखकर हैरान हूं। उठा ले, नहीं रहना ऐसे गोले पे मुझे, जहां गौहर खान जैसे लोग भी रहते हैं, उवैस दरबार जैसे लोग भी रहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि बॉलीवुड में सरवाइव करना कितना मुश्किल है। उवैस दरबार को दुनिया को यह बताना पड़ रहा है कि मैंने उसी लड़की से शादी की है जो कभी विशाल टंडन की गर्लफ्रेंड थी, विशाल के साथ रहा करती थी। उवैस दरबार को गौहर खान पे बहुत ही ज्यादा गर्व है, बहुत ज्यादा गर्व है, क्योंकि वो कभी विशाल टंडन के साथ रहा करती थी, उसके बाद उसने इस लड़के से शादी की। बताओ भाई, मैं कसम खा के कह रहा हूं कि हमारे एरिया मुजफ्फरनगर में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भाई मजा ही आ जाए। अगर किसी लड़की के पति के सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाए तो भाई साहब फिर दोनों को कुछ छुड़ाने वाला नहीं है, फिर तो बस दोनों में से एक ही बचेगा। लेकिन बॉलीवुड का हाल देखिए कि गौहर खान और उवैस अपने इस रिलेशन को भी दुनिया को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ये एक बहुत ही अच्छी बात है। बताओ, मतलब उवैस बेचारे को जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या झेलना पड़ रहा है, क्या क्या करना पड़ रहा है, हर चीज के साथ खुश रहना पड़ रहा है। मजबूरी है, खुश नहीं रहेगा, गौहर छोड़ देगी, माल सारा गौहर के पास है, ये भाई तो लुक्खा है, इसके पास कुछ है ही नहीं, तो कहेगा क्या, करेगा क्या, वो तो बताओ। हमारी जिंदगी क्या क्या दिखाती है यार। विक्रांत मैसी एक सिंपल लड़का है, मिडिल क्लास फैमिली से है, तो जो उसके संस्कार हैं वो वैसे ही हैं। विक्रांत ने कहा है कि मेरी समझ में ये आता ही नहीं है कि किसी की पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात कैसे कर सकती है, या कोई भी पति अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात कैसे कर सकता है। मैं या मेरी पत्नी कभी भी हमारे एक्स के बारे में बात नहीं करते और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही घटिया हरकत है अगर मैं अपनी बीवी के सामने अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता हूं। और मेरे लिए ये एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है अगर मेरी पत्नी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है, और मैं विक्रांत की इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं। अगर एक लड़का और लड़की शादीशुदा हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो वो अपने एक्स के बारे में बात कैसे कर सकते हैं, खुद को ही दुनिया के सामने जलील कैसे कर सकते हैं। ये काम सिर्फ वही कर सकते हैं जो पोतड़ों के बिगड़े हुए हैं, जिनको शर्म लिहाज बिल्कुल नहीं है, जो हर हाल में बॉलीवुड में सर्वाइव करना चाहते हैं, भले ही इज्जत 1 रुपए की ना हो। देखिए, ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं राजनेता नहीं हूं, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी पार्टी पावर में है, कौन सी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हमारे चारों तरफ होता है उसको देखकर रिएक्शन तो देना पड़ता है। एक जमाना था जब मोदी जी को बच्चे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया करते थे, मोदी जी की वाहवाही किया करते थे, जहां देखो वहां मोदी जी के नारे लगा करते थे। लेकिन आज अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बच्चे बहुत ही अजीब अजीब रील बना रहे हैं मोदी जी के बारे में, बहुत कुछ ऐसा कह रहे हैं मोदी जी के बारे में जो सुनने लायक नहीं है। क्या रे नरेंद्र मोदी, हिम्मत है तो लोकेशन भेज। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक बच्चों का मन कैसे बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? हाँ, कैसे लगते हैं वो? डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग लगते हैं आपको वो? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि वो देश की सोचते ही नहीं है, बस इंटरनेशनल ट्रिप्स ही करते रहते हैं। अभी इटली में करी, नॉर्वे में। देखो, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को ये सब तो सिखाएगा नहीं कि वो ऐसा कुछ करे, तो जो कुछ भी बच्चे कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो भगवान ने इन बच्चों के मन को अचानक कैसे बदल दिया है, ये बच्चे अचानक मोदी जी के बारे में ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं। एक सिंगर है नेहा भासीन, उसने भी कहा है कि अगर मोदी जी उन पुलिस वालों को क्रिटिसाइज करते जिन्होंने जंतर मंतर पर लड़कियों को गलत तरीके से छुआ था तो जैन जी में एक अच्छा मैसेज जाता, जैन जी मोदी जी को अप्रिशिएट करते, जैन जी मोदी जी की और इज्जत करते, मोदी जी से और प्यार करते। लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, उल्टा मोदी जी ने बच्चों को ही क्रिटिसाइज किया। यही वजह है कि बच्चे मोदी जी के खिलाफ हो गए। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि जो नेहा जी ने कहा है वो सही है या गलत है। बॉलीवुड में एक महा फ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है भूमि पेडनेकर।
ये अब तक कम से कम 15-20 बार सर्जरी करा चुकी है और अब इस लड़की ने 2-3 वीडियो रिलीज किए हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बारे में। कमाल यह है कि जब आप वो वीडियो देखेंगे तो शायद इसकी शक्ल पर देख नहीं पाएंगे। सर्जरी करा करके ऐसी शक्ल कर ली है इस लड़की ने कि मैं देखकर हैरान हो गया। मुझे यह लगा कि यार इस लड़की ने ऐसा क्यों किया, इस लड़की की शक्ल को क्या हो गया, ये कैसी शक्ल है जिस पर मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। क्या हो रहा है ना, सब गाली गलौज पे उतर आए हैं। ये जो वीडियोस हैं ये मैंने प्रोटेस्ट के दौरान भी देखी थी, लेकिन तब हम एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बेटर फॉर द कंट्री कॉन्वर्सेशन में थे, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस देना शायद नहीं था। लेकिन अब जितनी वीडियोस आ रही है और जिस प्रकार की भाषा यूज हो रही है और इतनी हमारे देश का युवा जैसे बात कर रहा है, द यूथ ऑफ अ कंट्री, दिस इज नॉट हाउ वी टॉक मैन, वी आर आल्सो स्पीकिंग। आप यकीन कीजिए मैं इस लड़की का वो पूरा वीडियो नहीं देख पाया इसकी शक्ल की वजह से, लेकिन इस लड़की ने पहले एक वीडियो रिलीज किया और उसमें जो स्टूडेंट्स थे उनको क्रिटिसाइज किया, उनके बारे में बुरा भला कहा। लेकिन जो वीडियो इसने रिलीज किया उस पर इसको भर भर कर गालियां मिली। जेन जी ने खूब इसकी रील बनाई तो इसको लगा कि इसने कुछ गलत कर दिया, तो अगले ही दिन इसने एक दूसरा वीडियो रिलीज किया। मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखी जहाँ पे एक यंग लड़की जो प्रोटेस्ट का हिस्सा थी इंटरव्यू दे रही थी एंड शी लुक्ड विजिबली ब्रोकन एंड शेकन। उनका एक वीडियो था जो वायरल हो गया था एंड तब से उन्हें नॉन स्टॉप रेप थ्रेट्स और डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी मदर को भी मिल रहे हैं, उनके परिवार को भी मिल रहे हैं एंड दैट इज अनएक्सेप्टेबल। वी कैन नॉट बुली अ यंग गर्ल। और उसमें जो भी स्टूडेंट्स थे उनको अप्रिशिएट किया, कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। वो एक कहावत है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जब एक आदमी का अपना कोई स्टैंड नहीं है तो जाहिर सी बात है उसको नहीं पता कि उसको क्या कहना है। वो आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा। थाली का बैंगन ना इधर का ना उधर का। तो दूसरा वीडियो रिलीज होने के बाद स्टूडेंट्स ने इसको और ज्यादा गालियां दी। अब सभी लोग इससे पूछ रहे हैं कि भाई जब तुम्हारा कोई मत ही नहीं है, जब तुम्हारी अपनी कोई सोच ही नहीं है, जब तुम्हें यही नहीं पता कि क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है, तो तुम इस बारे में बोल क्यों रही हो? चुप रहो ना, अपना मुंह खोलकर खुद की बेइज्जती क्यों करा रही हो? और बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। मैडम जी आपके बस का ये सब नहीं है, आप ना करो, चुप रहो, बेहतर है आपके लिए। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी तो हमेशा ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता रहता है। जब से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है तब से मोदी जी इंस्टा पर कुछ वीडियोस डाल रहे हैं और विशाल ने उन्हीं वीडियोस के बारे में बात करते हुए मोदी जी से कुछ कहा है। मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, पीआर कम कीजिए, वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज। ये क्या है और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं विशाल को सपोर्ट करता, ना ही मैं उसको अपोज करता। ये तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि जो विशाल कह रहा है वो सही है या गलत है। आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता। मुझे पॉलिटिक्स के बारे में तब बात करनी पड़ती है जब कोई एक्टर या कोई बॉलीवुड वाला पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है। रवि किशन और मनोज तिवारी दोनों ही फिल्मों में काम करते थे, अब दोनों पॉलिटिशियंस हैं, तो जब उनके बारे में कोई बात होती है तो मुझे भी बोलना पड़ता है। बिहार में कुछ सीटों पर इलेक्शन हुआ और उन्हीं में से एक सीट जीती प्रशांत किशोर ने। इस सीट को जीतने के बाद प्रशांत ने मनोज तिवारी के बारे में कुछ कहा है, जरा आप सुन लीजिए। एक आदमी है जिसका नाम है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी पहले नाच गाना करता था, अभी सांसद बन गया है, दलाली का काम शुरू कर दिया है उस आदमी ने। करा सकते हो तो जीवन में गाना गाओ और दिल्ली में चाटुकारिता करो, चरण चुंबक बनकर रहो। कभी हिम्मत करके भी बिहार जैसे राज्य में आकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करना, वरना पब्लिक अगली बार आओगे तो बहुत दौड़ा कर मारने वाली है। तुम्हारे सुरक्षा गार्ड भी तुमको बचा नहीं पाएंगे। तो प्रशांत ने मीडिया के सामने मनोज तिवारी को फ्रॉड कहा, एक झूठा मक्कार कहा, एक बहुत ही गिरा हुआ पॉलिटिशियन भी कहा। प्रशांत ने यह भी कहा कि मनोज तिवारी अगर आगे से कभी बिहार आया तो यहां की पब्लिक उसको बहुत दौड़ाएगी। अब मुझे नहीं पता जो प्रशांत कह रहा है वो बिल्कुल सही है या गलत है, ये तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ वक्त पहले अक्षय कुमार की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ओ माय गॉड 2 और फिल्म हिट रही थी। उसका डायरेक्टर था अमित,
उसको ऐसा लगा कि जो फिल्म हिट हुई है वो सिर्फ उसकी वजह से हुई है। अमित को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उसको जानता है, अगर वो कोई भी फिल्म बनाएगा तो भाई साहब हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपना घर बार मकान दुकान बेचकर उस फिल्म को देखने जाएगा। तो अमित ने कहा कि देखो अब मैं बॉलीवुड को सिखाऊंगा कि फिल्में कैसे बनती हैं, सुपरहिट फिल्में कैसे बनती हैं। अब मैं बॉलीवुड वालों को बताऊंगा कि कैसे किसी फिल्म को बनाने के लिए किसी स्टार की जरूरत नहीं है। तो अमित ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है ओ माई डॉग, गॉड नहीं डॉग। कमाल यह है कि इस फिल्म के पूरे मुंबई में चारों तरफ होर्डिंग्स लगे हुए हैं, हर एक होर्डिंग पर एक कुत्ता बैठा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है ओ माई डॉग। यानी अमित का ऐसा मानना है कि जिसने भी ये पोस्टर एक बार देख लिया वो तो इस फिल्म को देखेगा ही देखेगा, अगर वो इस फिल्म को नहीं देखेगा तो भाई साहब वो चैन से सो नहीं पाएगा। आप जरा अंदाजा लगा करके देखिए कि बॉलीवुड में कैसे कैसे लोग हैं, कितना ओवर कॉन्फिडेंस है इन लोगों में। मतलब आप इस बंदे के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसका कहना यह है कि अगर मैं पोस्टर पर एक कुत्ता भी बैठा दूंगा तब भी मेरी फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगी। मैं इस डायरेक्टर साहब को यह बताना चाहूंगा कि भाई साहब पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपकी इस फिल्म को वो कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा जिसकी तस्वीर आपने उस होर्डिंग पर लगाई है, क्योंकि आपको कोई कुत्ता भी नहीं जानता और कुत्तों को भी इस बात में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपने क्या फिल्म बनाई है। आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ता। आज मैं कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के आपको सुनाऊंगा। सोहिनी जी का कहना है के आर के जी प्लीज रीड माय कमेंट, आई ऑलवेज वॉच एंड लाइक योर वीडियोज। थैंक यू मैडम जी। सुरजीत साहा ने लिखा है लव फ्रॉम त्रिपुरा सर, मेरा कमेंट्स पढ़ लेना। थैंक यू भाई साहब। दिनेश कुमार का कहना है तेरा भाई लुक्का है एपिक नेम, भाई इसका तो पार्ट 2 भी बनना चाहिए। थैंक यू भाई साहब। मिस्टर दो आल ऑफिशियल का कहना है आई एम फैन फ्रॉम फिलीपींस। थैंक यू भाई साहब। करण कुमार का कहना है लव हिम और हेट हिम बट के आर के भाई का अनफिल्टर्ड स्टाइल और एंटरटेनिंग रिव्यूज का कोई मैच नहीं है। थैंक यू भाई साहब। शाहबाज अलवी का कहना है सर प्लीज आप मेरा नाम नहीं लेते, बिग फैन वर्ल्ड नंबर 1 ब्रांड के आर के। थैंक यू भाई साहब। रियल मनीष तुलसी का कहना है मेरा फिक्स है, मैं लंच या डिनर करते टाइम के आर के का वीडियो ही देखता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर जैक का कहना है बिग फैन कमाल भाई, लव यू फ्रॉम सोमालिया। थैंक यू भाई साहब। प्रज्वाल झा का कहना है बिग फैन ऑफ योर डायलॉग लुक्खा, प्लीज मेरा डायलॉग पढ़ लेना अगली बार। थैंक यू भाई साहब। करुणा आर्थर का कहना है ओ माई गॉड के आर के इज सेइंग गोले मीन्स अर्थ। थैंक यू मैडम जी। शशांक शर्मा का कहना है भाई अगले एपिसोड का नाम बॉलीवुड सुपड़ा साप एपिसोड रखना। थैंक यू। बॉलीवुड में एक लड़की है तमन्ना भाटिया, किसी जमाने में ये साउथ में काम किया करती थी। साउथ में इसका एक बहुत बड़ा मिठाई का शोरूम था, मतलब इसके मिठाई के शोरूम के सामने किसी और का मिठाई का शोरूम कहीं टिकता ही नहीं था। वहां जितने भी साउथ के लोग हैं उन्होंने खूब चमचम खाई, बर्फी खाई। वो खा खा कर इतने थक गए, उन्होंने कहा कि मैडम जी अब हमें आपकी चमचम नहीं चाहिए, आपकी बर्फी हमें नहीं चाहिए। तो ये मैडम साउथ से बॉलीवुड में आ गई। साउथ वालों ने इसको काम देना बंद कर दिया। इसने यहां लोखंडवाला में आके एक बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया और बॉलीवुड वालों से कहा कि मेरे शोरूम की चमचम खाओ, बर्फी खाओ, मजा आ जाएगा। बॉलीवुड वालों ने कहा कि हम तो ऐसे लोगों को ढूंढते फिरते हैं। बहुत अच्छा किया मैडम जी आपने जो यहां आकर शोरूम खोल दिया। तो बॉलीवुड वालों ने इसकी चमचम और बर्फी खानी शुरू कर दी और उसके बदले में इस मैडम को क्या काम मिल रहा है जरा देख लीजिए, कैसी कैसी वेब सीरीज और फिल्में ये कर रही है। Don't go down on me right now. Why? I'm vexed. It's a jungle down there. अरे ये जंगल है तो मैं भी शेर हूँ। Rishu, stop with your jungle thing right now. Come back. कहने का मतलब यह है कि हमारे बॉलीवुड वाले इतने शौकीन हैं मिठाई के भाई साहब, इनको चमचम और बर्फी इतनी कमाल की लगती है कि अगर किसी ने इनको कह दिया कि भाई मेरे शोरूम में आइए और खाइए तो फिर भाई साहब ये उसको भर भर कर काम देंगे। भले ही कुछ भी काम देना पड़े लेकिन काम जरूर देंगे, क्योंकि मिठाई जो खानी है। सही जा रहे हो भाई साहब, ऐश करो आप लोग। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।